नमस्कार, मैं सृष्टि जैन और आप देख रहे हैं एएनबी न्यूज। राहुल गांधी के बयान पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि राहुल गांधी की बात पर भरोसा कौन करता है। राहुल गांधी की बातों में तथ्य और गंभीरता नहीं होती। उनकी खुद की पार्टी उन्हें गंभीरता से ही नहीं लेती। राहुल जो बोलते हैं उसमें कोई तथ्य होता नहीं, ना गंभीरता होती है। उनकी खुद की पार्टी उनको गंभीरता से नहीं लेती तो कोई कैसे क्या करेगा। मैं आज जबलपुर के दौरे के बाद माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष की सफल प्रवास के बाद मैं यहाँ से मालवा जा रहा हूँ। उज्जैन, इंदौर अलग अलग कार्यक्रम रहेंगे और जिस प्रकार से चुनाव ही पारा चढ़ रहा है, मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि कांग्रेस के अते पते नहीं लग रहे हैं। कांग्रेस बहुत पीछे रह गई, लेकिन इसका जवाबदार अगर कोई है तो राहुल गांधी है। उन्होंने कांग्रेस को गंभीरता से लिया ही नहीं, ना चुनाव को गंभीरता। उम्मीद करते हैं कि अभी भी समय है, कांग्रेस अपने अंतर्विरोध से जूझते हुए बाहर आएगी, आत्मावलोकन करेगी। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने खजुराहो से बीजेपी उम्मीदवार बीडी शर्मा के समर्थन में नामांकन रैली में भाग लिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि मैं उस क्षेत्र से हूं जहां 5 दशक एक खानदान का राज रहा है। उस क्षेत्र में कभी बीजेपी का पटका पहनना मतलब मौत को दावत देना जैसा था। ऐसा वातावरण हुआ करता था उस क्षेत्र में कि माथे पर तिलक लगाना, होठों पर राम का नाम होना अपने आप में एक राजनीतिक अभिशाप माना जाता था। मैं उस क्षेत्र से हूं जहां पर 5 दशक एक खानदान का राज रहा है। उस क्षेत्र में कभी भारतीय जनता पार्टी का पटका पहनना मतलब मौत का सामान घर लाना, ऐसा वातावरण हुआ करता था। उस क्षेत्र में माथे पर तिलक लगाना, होठों पर राम का नाम होना अपने आप में एक राजनीतिक अभिशाप माना जाता था। जिस क्षेत्र के मैं प्रतिनिधि हूं, उस क्षेत्र में हाथ तो था ही कांग्रेस का, लेकिन संग संग साइकिल भी चलती थी। बीडी भैया, मैं उस क्षेत्र से हूं जहां पर हाथ को साफ किया गया, साइकिल को पंक्चर की गई और आज वही बहन आपके क्षेत्र आई है। ये जमाना है वंदे भारत का, वो आज भी साइकिल पर चलते हैं। ये जमाना है बुलेट ट्रेन का, वो आज भी साइकिल पर चलते हैं और इस विश्वास के साथ मौज लेते हैं कि उनका जो गठबंधन है वो गठबंधन एक दूसरे की राजनीतिक सत्ता का समर्थन का गठबंधन है। आप जिस गठबंधन, जिस पार्टी से ताल्लुक रखते हैं, वो ऐसा जो लोकतंत्र की रक्षा और लोकतांत्रिक ढांचे में। बीजापुर में मुठभेड़ के बाद 13 नक्सलियों के शव पाए जाने पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि जब से हमारी सरकार आई है हम मजबूती के साथ नक्सलियों से लड़ रहे हैं। हम सुरक्षा की दृष्टि से संवेदनशील जगहों पर भी कार्यवाही कर रहे हैं। तक हम लोग की जब से सरकार आई है मजबूती के साथ नक्सलवाद से लड़ाई लड़ रहे हैं और हमको लगता है कि 13 डेड बॉडी नक्सलियों के मिले हैं और अभी तक की सबसे बड़ी सफलता हमारे सैनिकों का है। और हम लोग सुरक्षा कैंप बराबर जो संवेदनशील क्षेत्र हैं वहां पर डाल रहे हैं और सुरक्षा कैंप नहीं मतलब सुविधा कैंप, और उसके माध्यम से सरकार की योजनाओं को वहां तक राशन, सड़क, बिजली, पानी सब पहुंचाना चाहते हैं, लेकिन इसका भी ये लोग विरोध करते हैं और लड़ाई मजबूती के साथ लड़ रहे हैं। और एक निरानार योजना, आपका अच्छा गांव योजना भी हम लोग लागू किए हैं, जिसके माध्यम से सरकार की जो भी सुविधाएं हैं और गांव वालों की जो बुनियादी आवश्यकता है, राशन, सड़क, बिजली, पानी, इस योजना के माध्यम से प्राथमिकता के साथ वहां पहुंचाने का काम कर रही है। अब देखिए, युद्ध में तो होते रहता है ये सब, ऐसा नहीं है कि एक ही पक्ष को हानि उठाना पड़े, तो थोड़ा बहुत हम लोग को भी हानि उठाना तो पड़ रहा है, लेकिन अंततः हम लोग विजय प्राप्त करेंगे। एक तरफ
जहां लोकसभा चुनाव 2024 नजदीक आ रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ नेताओं के गल बदलने का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। इसका ताजा उदाहरण है कांग्रेस नेता, पूर्व जिला अध्यक्ष और पूर्व नगरपालिका पन्ना की अध्यक्ष रही शारदा पाठक का बीजेपी में शामिल होना। प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा ने शारदा पाठक को सदस्यता दिलाई। इसके अलावा कांग्रेस और आप के कई नेताओं ने भी भाजपा की सदस्यता ग्रहण की। 19 अप्रैल को बस्तर और 26 अप्रैल को कांकेर लोकसभा क्षेत्र में चुनाव होना है। चुनाव की संपूर्ण कार्यवाही को सुरक्षित तरीके से संपन्न कराने के लिए बस्तर आईजीपी सुंदरराज ने बताया कि हमारे पास डीआरजी, एसटीएफ, कोबरा, फास्टर्स और सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी उपलब्ध थी। इसके अलावा केंद्रीय चुनाव आयोग ने हमें अतिरिक्त सुरक्षा बल उपलब्ध कराया गया है। जैसा बस्तर संभाग के अंतर्गत दिनांक 19 अप्रैल को बस्तर लोकसभा क्षेत्र तथा 26 अप्रैल को कांकेर लोकसभा क्षेत्र में चुनाव कार्रवाई प्रस्तावित है। संपूर्ण कार्रवाई को सुरक्षित एवं व्यवस्थित तरीके से संपादित करने के लिए हमारे पास पूर्व से डीआरजी, एसटीएफ, कोबरा, बस्तर फाइटर तथा केंद्रीय अर्धसैनिक बल सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी, एसएसबी उपलब्ध है। इसके अलावा केंद्रीय चुनाव आयोग द्वारा भी हमें अतिरिक्त बल आवंटन की गई। अभी उसका इंडक्शन का कार्रवाई की जा रही है। ये सभी सुरक्षा बल को लेकर साथ साथ जो सीमा और इलाका में महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के साथ कोऑर्डिनेशन मीटिंग लगातार हो रहा है और सीमा और इलाका में मोबाइल चेक पोस्ट, नाकाबंदी कार्रवाई के साथ साथ एरिया डोमिनेशन ऑपरेशन भी संचालित की जा रही है। इस प्रकार संपूर्ण इलाका में जो नक्सल विरोधी अभियान के साथ साथ जो रेगुलर जो चेकिंग का कार्रवाई, जिससे सीमा और इलाका में किसी प्रकार का कोई प्रतिबंधित वस्तु मतलब जो सीमा से अंदर ना आ पाई और इस प्रकार मतलब इधर का कोई भी जैसे आपत्तिजनक जो वस्तुओं या व्यक्तियों का जो संदिग्ध व्यक्तियों का मूवमेंट दूसरे इलाकों में ना हो पाए, इन सब कार्रवाई अभी लगातार जारी है। और हमारा पूरा कोशिश ये रहेगा मतलब चुनाव प्रक्रिया को काफ़ी अच्छी तरीके से और बिल्कुल एक प्रोफेशनल तरीके से संपादित करने के लिए हमारा पूरा कोशिश रहेगा। सर, तो ये जो स्पेशली वो जो ऑपरेशन था उसमें क्या कुछ निकल कर के आया है फाइनली? दिनांक 2 अप्रैल को जिला बीजापुर की थाना गंगलोर के अंतर्गत कुरचोली इलाके में सीपीएम माओवादी संगठन की प्रतिबंधित एवं गैरकानूनी कैडर्स की उपस्थिति के आसूचना पर डीआरजी, एसटीएफ, कोबरा, सीआरपीएफ संयुक्त बल अभियान के लिए रवाना किए गए थे। सुबह लगभग 6-7 बजे से लगातार अलग अलग जगह में मुठभेड़ होते रहा। अंत में जैसे कल शाम को जो मुठभेड़ के पश्चात फाइनल जो 13 माओवादियों का डेड बॉडी रिकवर किए गए थे, उनमें से 3 महिला माओवादियों का डेड बॉडीज है। अभी तक उसका शिनाख्ती कार्रवाई की जा रही है, लेकिन संभवतः पीएलजी कंपनी नंबर 2 जो इलाका जो पश्चिम बस्तर इलाका में सक्रिय रहते, उस फॉर्मेशन का माओवादी कैडर्स का डेड बॉडी होने का पूरा संभावना बताई जा रहा है। आज दोपहर शाम तक शिनाख्ती कार्रवाई भी पूरा हो जाएगा। वेपन के हिसाब से देखा जाए तो एक एलएमजी वेपन, एक 303 और काफ़ी बड़ी संख्या में बीजीएल में बैरल, ग्रेनेड लॉन्चर्स घटनास्थल से बरामद हुए थे। इसके अलावा अन्य जैसा 12 बोरियम अदर वेपन्स भी रिकवर किए गए थे। आसपास इलाके में अभी भी फर्दर जो सर्च टीम्स इलाकों को सर्चिंग कर रहा है और कॉर्डन और इन्फोर्समेंट टीम्स भी घटनास्थल की सभी तरफ से अभी एरिया को कॉर्डन कर क्लियर कर रहा है। अभी कुल इस अभियान में 13 माओवादियों को डेड बॉडी अभी तक रिकवर की गई। कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर आज प्रतापगढ़ पहुंचे, जहां उन्होंने प्रेस वार्ता करते हुए विपक्ष पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि दिल्ली के रामलीला मैदान के मंच पर देश के सभी भ्रष्टाचारी मौजूद थे और उन्होंने ईडी, सीबीआई और अन्य एजेंसियों का भी मजाक उड़ाया। जनता की कमाई लूटने वालों को माफी नहीं मिलेगी, हमारी सरकार एक भी भ्रष्टाचारियों को नहीं छोड़ेगी। वहीं उन्होंने कहा कि बिहार, पंजाब, बंगाल में सीट शेयरिंग को लेकर भी झगड़े हो रहे हैं। सबसे पहले तो मैं प्रतापगढ़ के सम्मानित मीडिया के साथियों का अभिनंदन करता हूं। अभी 2 दिन पहले आप सब लोगों ने देश की राजधानी में रामलीला मैदान में देश भर के भ्रष्टाचारियों की नौटंकी पूरे देश ने देखा, आप सब लोगों ने भी देखा किस तरह से अपने किए गए पाप को और भ्रष्टाचार को आधार बनाकर एक सेंटिमेंट को उभारने का प्रयास पूरा प्रतिपक्ष कर रहा था।
इसको आप सब लोग देख रहे थे। कैसे सरकार की एजेंसियों को कटघरे में खड़ा करने का प्रयास पूरा प्रतिपक्ष है। सरकारी एजेंसियों का मजाक जिस तरह से उस मंच से उड़ाया गया, तो हम लोग कहना चाहते हैं कि अप्रत्यक्ष रूप से जिस तरह से एजेंसी पर दबाव बनाने का और एजेंसियों को धमकाने का भी काम उस रैली में किया गया, उसकी हम लोग निंदा करते हैं और देश को आश्वस्त करना चाहते हैं। देश की जिस सम्मानित जनता ने जीरो टॉलरेंस की नीति भ्रष्टाचार के खिलाफ अपनाने का आदेश दिया है, उसके तहत माननीय मोदी जी की सरकार जो काम कर रही है, आप चाहे कितना चिल्ला लो, ये कार्यवाही कभी रुकने वाली नहीं है। आप चाहे मोदी जी की सरकार को और उनको चाहे जितना गाली दे लो, ये कार्रवाई रुकेगी नहीं। और हमारी एजेंसियां पूरी तरीके से स्वतंत्रता के साथ भ्रष्टाचार के खिलाफ काम करेंगी। देश की गाढ़ी कमाई, जनता की गाढ़ी कमाई पर डाका डालने वाले अब किसी भी सूरत में बच नहीं सकते, चाहे वो कितना भी ड्रामा कर लें। जिस तरह से देश की जनता को चुनाव के वक्त बेचारा बनकर और गुमराह करने का जो कुत्सित प्रयास प्रतिपक्ष के द्वारा किया जा रहा है, उसकी भी हम लोग निंदा करते हैं। इनका दोहरा चरित्र भी सामने आ रहा है। कांग्रेस पार्टी, आम आदमी पार्टी दिल्ली में साथ और पंजाब में एक दूसरे को गाली देते हुए नजर आ रहे हैं। ममता बनर्जी ने पहले पश्चिम बंगाल में साथ छोड़ दिया, और चुनाव का जब परिणाम आएगा तो पूरी गारंटी के साथ मैं कहना चाहता हूं कि एक दूसरे को ये दोबारा फिर से गाली देते हुए नजर आएंगे। तो इस प्रेस के माध्यम से सभी सम्मानित जो दर्शक हैं, हम लोग उनको रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए एएनबी न्यूज। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे थे एएनबी न्यूज। मुख्तार अंसारी की मौत के बाद पहली बार मुख्तार की पुत्रवधू निकहत और छोटे बेटे उमर अंसारी ने जेल में बंद अब्बास अंसारी से मुलाकात की। दोनों मंगलवार को कासगंज जेल पहुंचे, जहां दोनों ने करीब 50 मिनट तक मुलाकात की। इसके बाद रवाना हो गए। इस दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि जमानत के लिए प्रयास किया जा रहा है। मुलाकात हो गई, जो जाहिर बात है, उनके पिता हमारे पिता हैं। एक बेटे का क्या हाल होगा तो वही है। ठीक है, हिम्मत से हैं, ठीक है, स्वस्थ हैं, खाना वाना खा रहे हैं, रोज़ा है, रोज़ा रख रहे हैं, नमाज पढ़ रहे हैं, दुआ कर रहे हैं उनके लिए। जो एक पुत्र अपने पिता के लिए पुत्र अपने पिता को कुछ दे नहीं सकता, बस उनकी सेवा कर सकता है, उनके लिए दुआ कर सकता है, और सारी उम्र यही करे, वही काफी है। पुत्र अपने पिता को कुछ उमर दे भाई, नहीं सकता। आप क्या कहते हैं, आप लोग जो है शुरू से इस पे सवाल उठाते रहे हो लेकर के, इस पे कुछ कहना ये चाहिए? सब के बारे में सब कह चुके हैं। अब ये दस्तूर, ये मौका, ये वक्त नहीं है। अब सब आप लोग को जानकारी जमानत का है। प्रयास चल रहा है क्या? जी चल रहा है, कोर्ट में लंबित है, हाई कोर्ट में। उम्मीद है जल्दी हो जाए। उम्मीद है 40 तक हो जाएगी जमानत। उम्मीद है। मुरादाबाद जनपद के मूणा पांडे थाना क्षेत्र के गलपतपुर बिजली घर पर बिजली की जुड़ी समस्याओं को लेकर भारतीय किसान यूनियन टिकैत के किसानों ने धरना प्रदर्शन करते हुए एसडीओ संजीव कुमार और अधिशासी अभियंता अनुराग काठियार को जमीन पर बिछे कृपाल पर बैठाकर ज्ञापन सौंपते हुए समस्याओं का जल्द से जल्द निस्तारण करने को कहा। बता दें, बिजली के तार टूटने की वजह से जिस किसान की गेहूं की फसल जलती है तो उस किसान को समय से मुआवजा देना होता है। अधिशासी अभियंता ने किसानों की मांगों पर जल्द पूरा करने का आश्वासन दिया है। धर्मेश जी, आज आपकी अध्यक्षता में
बिजली घर का घेराव किया गया था। क्या मुख्य मांग थी और क्या क्या कारण थे जो आपको आज यहाँ बैठना पड़ा प्रदर्शन के रूप में? देखिए, पिछले काफ़ी समय से यहाँ जो जेई तैनात हैं दलपतपुर और दीपखेड़ा पर, वो जेई फ़ोन उठाने तैयार नहीं है। लगातार हम एसडीओ महोदय को फ़ोन के माध्यम से, अपने पत्र के माध्यम से लगातार इनको सूचना दे रहे हैं, इनको अवगत कराया जा रहा है, लेकिन किसी के कान पे जूं नहीं रहेंगी। हमारे इधर नाजरपुर जो फीडर है, इधर का पूरा क्षेत्र गन्ना बुवाई चल रही है, सारे गन्ना सूख गया। लाइनमैन जो जाते हैं वो उन्होंने लाइन खोल दी और खोलने के बाद में लोगों से उगाही करने के बाद तब जोड़ते हैं, आधा घंटा 1 घंटा चलती है और फिर वो पैसे की डिमांड करने लगते हैं। तो इन्होंने जीना दुश्वार कर दिया किसान का। सारी गेहूं की फसल, इस समय हवा चली तो गेहूं की फसल और गन्ने की फसल सब सूख गई। किसान परेशान है, किसान आत्महत्या करने के लिए मजबूर है। लोग चुनाव में व्यस्त हैं, यहाँ किसान की कमर टूटी जा रही है। मौसम ऊपर से ख़राब चल रहा है, हो सकता है कि आने वाले समय में बारिश हो तो गेहूं की फसल शीघ्र से शीघ्र उठा ली जाए, लेकिन बिजली प्रशासन की तरफ से किसान बहुत दुखी है। अच्छा, सरकार का कहना है 24 घंटे बिजली दी जाए, क्या मिल रही है बिजली 24 घंटे? 24 घंटे नहीं, 4 घंटे बिजली नहीं मिल रही, उसमें भी 2 फेस मिलती है। भाई सरकार तो कुछ भी कह सके, वो सरकार है भाई, सरकार का किसी का मुंह थोड़ी पकड़ा जाएगा। भाई यहाँ हकीकत देखिए, अभी एक्शन साहब ये कह रहे थे कि मैं तत्काल जो आपकी मांगों का, इन्होंने 1 दिन का हमारे लिए समय मांगा है कि 1 दिन के अंदर तत्काल आपकी सभी मांगों को हम निस्तारित कर देंगे। यहाँ एक बिजली घर की स्थापना बिजली घर में बता रहे नहीं हुई है। 33 दीपखेड़ा फीडर को अलग किया जाएगा, यहाँ को अलग किया जाएगा, बहुत अच्छी बात है। हम लोग भी लगातार किसान दिवस में अधिकारियों को बराबर सूचना दे रहे हैं, अवगत करा रहे हैं पत्र के माध्यम से। अगर ये हो जाता है तो हमारे क्षेत्र के लिए हर्ष का विषय है। सर, आज किसान नेताओं ने बिजली घर में प्रदर्शन किया है, क्या कुछ इनकी मुख्य मांगे थी और किस चीज़ को लेकर ये प्रदर्शन कर रहे थे? किसान यूनियन जो है उसकी मुख्य मांग यही थी कि बिजली जो है उनके यहाँ कहीं जंपर कट जाता है और लाइनमैन उसको समय से नहीं अटेंड करते हैं। तो पहली तो यही समस्या है कि समय से उसको अटेंड कराएंगे। दूसरा ये है कि RDSS का काम चल रहा है यहाँ पे, RDSS के कारण भी कुछ विद्युत आपूर्ति में बाधा उत्पन्न होती है। जैसे आज भी 33 का कुछ काम चल रहा है, तो जब हम ये सारा RDSS का काम कंप्लीट होगा उसके बाद निर्बाध विद्युत आपूर्ति मिलेगी। और हमारा भी एक प्रयास है कि गर्मी से पहले, जो पीक गर्मी शुरू होती है उससे पहले ये काम समाप्त करा जाए। इसीलिए लगातार इस पर प्रयास कर रहे हैं कि RDSS का काम पूरी तरह से समाप्त हो जाए, पूरा काम कर क्या सर दलपतपुर में नए बिजली घर की स्थापना की जा रही है, वो कब तक सुचारू रूप से? दलपतपुर में नया बिजली का स्वीकृत हो चुका है, एक 1x5 MVA का, और ये बहुत शीघ्र ही इसमें काम प्रारंभ हो जाएगा और इस 4 से 5-6 महीने में ये पूरा हो जाएगा। एक नई 33 की लाइन का भी स्वीकृत हुई है, जो गुलाबबाड़ी से यहाँ पे नई 33 की लाइन दीपखेड़ा को अलग करेंगे, इस बिजली घर तक भी आएगी। तो उससे भी जब 33 दोनों अलग हो जाएंगी तो इससे डबल सोर्स की भी सप्लाई मिल पाएगी। क्या आपके समझाने से किसान आपकी बात से सहमत है? किसान सब हमारे सभी लोग हमारे भाई हैं, सभी संगठन के सभी लोग, और वो पूरी तरह से सहमत हैं। हम उनकी जो समस्याओं का है वो निराकरण भी निश्चित रूप से। छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित बीजापुर क्षेत्र में सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ में 9 नक्सलियों को मार गिराया है। पुलिस अधिकारियों ने मंगलवार को ये जानकारी दी। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि गंगालूर थाना क्षेत्र के अंतर्गत नक्सलियों की उपस्थिति की सूचना मिली है। DRG, CRPF, कोबरा और STF की टीम का 3 दिन ऑपरेशन चला। इस दौरान दोनों तरफ से फायरिंग हुई, जिसके बाद सर्च में 13 शव बरामद हुए। अभी तक शवों की शिनाख्त नहीं हो पाई है। तक हम लोग की जब से सरकार आई है मजबूती के साथ नक्सलवाद से लड़ाई लड़ रहे हैं, और हमको लगता है कि 13 डेड बॉडी नक्सलियों के मिले हैं और अभी तक की सबसे बड़ी सफलता हमारे सैनिकों का है। और हम लोग सुरक्षा कैंप बराबर जो संवेदनशील क्षेत्र हैं वहाँ पर डाल रहे हैं, और सुरक्षा कैंप नहीं मतलब सुविधा कैंप, और उसके माध्यम से सरकार की योजनाओं को वहाँ तक राशन, सड़क, बिजली, पानी सब पहुँचाना चाहते हैं। लेकिन इसका भी ये लोग विरोध करते हैं और लड़ाई मजबूती के साथ लड़ रहे हैं। और एक नियत निलानार योजना, आपका अच्छा गांव योजना भी हम लोग लागू किए हैं, जिसके माध्यम से सरकार की जो भी सुविधाएं हैं और गाँव वालों की जो बुनियादी आवश्यकता है, राशन, सड़क, बिजली, पानी,
इस योजना के माध्यम से प्राथमिकता के साथ वहां पहुंचाने का काम कर रही है। जवान भी घायल हुए हैं। अब देखिए, युद्ध में तो होते रहता है ये सब, ऐसा नहीं है कि एक ही पक्ष को हानि उठाना पड़े, तो थोड़ा बहुत हम लोग को भी हानि उठाना तो पड़ रहा है, लेकिन अंततः हम लोग। इंदौर के शिवपुरी से नीट छात्रा से लापता होने का मामला सामने आया है, जिन्होंने क्राइम ब्रांच इंदौर द्वारा 15 दिन में ढूंढ निकाला गया। दरअसल युवती ने अपने दोस्त हर्षित के साथ मिलकर खुद के अपहरण होने की झूठी कहानी रचाई थी। जानकारी के मुताबिक छात्रा के अपहरण होने का मामला पिता ने 30 लाख रुपए की फिरौती मांगी थी। सूचना मिलने के बाद जांच पर पुलिस जुटी हुई है। झूठे अपहरण का भांडाफोड़ छात्रा को ढूंढ निकाला गया है और छात्रा के घर वालों को सौंप दिया गया है। सर, युवती जो कोटा से गायब हुई थी वो पकड़ाई हुई। एक किडनैपिंग का मामला रजिस्टर्ड हुआ था कोटा जिले में, जो विज्ञान शहर थाना है वहाँ पर एक मामला रजिस्टर्ड हुआ था किडनैपिंग का। उस सिलसिले में कोटा की टीम यहाँ इंदौर पर आई थी और इंदौर में वरिष्ठ अधिकारियों से संपर्क किया गया, जिसमें क्राइम ब्रांच की 2 टीमें लगाई गई थी उनके लिए। और उसमें किडनैपिंग में लगातार कोटा टीम के द्वारा यहाँ पर कार्रवाई की गई और यहाँ पर स्टे किया गया और इंदौर पुलिस के द्वारा उनको सहयोग दिया गया। इसमें सूचना के आधार पर एक व्यक्ति से पूछताछ करने के लिए कोटा पहले एक जो ब्रजेंद्र नाम के व्यक्ति को कोटा पुलिस पहले ले जा चुकी थी। फिर उसके बाद युवती जो लड़की थी छात्रा का अभी तक कोई सुराग नहीं मिला था। इसमें क्राइम ब्रांच और कोटा पुलिस लगातार प्रयास कर रही थी। इसी सूचना पर जो खुड़ैल थाना क्षेत्र के अंतर्गत देवगुड़ालिया से आगे एक शिवाजी वाटिका है, वहाँ पर ऐसी सूचना मिली थी। सूचना मिलने पर वहाँ से इन दोनों को, एक हर्षित और एक जो लड़की है काव्या, उन दोनों को वहाँ से उनको दस्तयाब कर लिया गया है और कोटा पुलिस को सूचना दे दी गई है और कोटा पुलिस रवाना हो गई है और उनको दस्तयाब जो छात्रा हैं। देवास प्रसिद्ध माका टेकरी पर आज घूनी मार्ग के पास आग लग गई। सूचना के बाद मौके पर नगर निगम की फायर ब्रिगेड और प्रशासनिक अधिकारी पहुंचे। करीब 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। बताया जा रहा है कि सूखी डालियों के कारण आग बढ़ती गई, लेकिन मौके पर पहुंचे दमकल के कर्मियों ने आग को बढ़ने नहीं दिया। एसडीएम बिहारी सिंह का कहना है कि किसी ने बीड़ी सिगरेट फेंक कर वहां रख दिया था। इंदौर के लसूड़िया थाना क्षेत्र के ऑस्ट्रेलिया में आए विदेशी नागरिक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का मामला सामने आया है। जानकारी मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। यह पूरा मामला लसूड़िया थाना क्षेत्र के द ग्रैंड शौर्य होटल का है, जहां पिछले कुछ दिनों से रुके हुए ऑस्ट्रेलिया निवासी ग्रेविन बेल नामक व्यक्ति की होटल के कमरे में ही मौत हो गई। मृतक कुछ दिन पहले ही इंदौर आए हुए थे और होटल में ही रुके हुए थे। सुबह से कमरे में कोई हलचल नहीं हुई। दोपहर में जब कर्मचारियों ने दरवाजा खटखटाया तो कोई भी नहीं मिला, जिसके जवाब में पुलिस को बुलाया गया और पुलिस मौके पर पहुंची। होटल का कमरा खोला गया तो मृतक संदिग्ध अवस्था में पाया गया, जिसके बाद पुलिस ने कमरे को सील कर जांच पड़ताल शुरू कर दी और शव को कब्जे में कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई, क्या है? थाना लसूड़िया क्षेत्र में द ग्रैंड शौर्य होटल है, वहाँ पर एक ऑस्ट्रेलियन सिटीजन है जो कि गेविन 15 फरवरी से यहाँ आए थे और अभी उसकी मृत्यु हो गई है। फिलहाल एसीपी विजयनगर और टीम स्पॉट पर है और फिलहाल इसमें इनका जो मर्ग कायम किया जाकर पोस्टमार्टम कराया जाएगा और मृत्यु कारण का पता लगाया जाएगा। सर, ऐसा बताया जा रहा है कि रणपंचमी की जेल में शामिल होने के लिए आए थे या कुछ और कारण? अभी चूंकि जैसा कि मैंने बताया अभी बहुत प्रिलिमिनरी इन्फॉर्मेशन है, तो अभी इस तरह की सूचना आई है। अब कब किस लिए आए थे, क्या कारण था, इस संबंध में अभी इन्वेस्टिगेशन जारी है। तो अब तक के लिए बस इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए ANB न्यूज़।